दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बी.आर. सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर इन सेंट्रल एकेडमी गुड्डापुर जी। दोस्तों आज हम अपनी केमिस्ट्री जो जनरल केमिस्ट्री है उसमें हम जो अपना चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे ध्यान देंगे। देखो हम सीनियर क्लास की बात कर रहे हैं तो अपनी क्लास की बात करें तो हम लिखेंगे क्लास अपने पास कौन सी थी, 12th क्लास की बात कर रहे थे। सब्जेक्ट अपना कौन सा है, सब्जेक्ट अपना केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर कौन सा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो इनऑर्गेनिक का भाग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को हम बोलेंगे तो उप संयोजी यौगिक। ये अपना बात है, ये अपनी परीक्षा में जो है इससे मार्किंग 3 नंबर के मार्क्स के सवाल आते हैं। 1+2 का सिस्टम है, 1+2 का सिस्टम है। ठीक है, अभी तक हमने इस क्लास में इस चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने अभी तक साधारण लवण पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया बेटा, साधारण लवण के बारे में हमने इसकी परिभाषा जान ली। इसके अलावा हमने द्विक लवण पढ़ लिया, डबल साल्ट पढ़ लिया, हमने इसकी परिभाषा भी जान ली। इसके अलावा हमने पढ़ लिया संकुल यौगिक की परिभाषा भी जान ली। इन तीनों के बारे में हमने विस्तार से जान लिया। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया था। इन तीनों को पढ़ने के बाद में आज का जो अपना बिंदु रहता है, सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा द्विक लवण और संकुल यौगिकों के बीच में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आज का जो बिंदु रहेगा वो ये रहेगा, आज का बिंदु है वो है द्विक लवण व संकुल यौगिकों के मध्य अंतर। ठीक है, आज का बिंदु ये है संकुल यौगिक व द्विक लवणों के मध्य अंतर है, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब देखो इसका अंतर जानते हैं। अंतर जानते समय अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को 2 कॉलम बनाना है, एक तो द्विक लवण का बना लेगा और एक अपने पास बना लेना संकुल कंपाउंड का बना लेना, संकुल यौगिक का बना लेना, संकुल यौगिक का बना लेना और एक बना लेना अपने पास डबल साल्ट का, डिफरेंस जान लेना। तो दोनों का अलग अलग कॉलम, जैसे हम एक कॉलम बना लेंगे दोनों के बीच में। अब इनके बीच में अपने को क्या जानना है, अंतर जानने का प्रयास करना। ज्यादा भी नहीं तो 3 अंतर तो अपने को आने ही चाहिए। कितने अंतर आने जरूरी बेटा, 3 अंतर अपने को आने जरूरी है। ज्यादा अंतर याद है तो ठीक है, वरना 3 अंतर आने अपने को 100% जरूरी है। अब देखो सबसे पहला अंतर बात करते हैं द्विक लवण। डबल साल्ट को जल में डाला हमने तो क्या हुआ था, भूल गया था। पूर्ण रूप से क्या है, संपूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। जल में क्या होता है, वियोजित हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इनका जल योजन पूर्ण रूप से होता है, इनका जल योजन पूर्ण रूप से हो जाता है। यानी ये संपूर्ण रूप से क्या है, जलयोजित हो जाते हैं, अर्थात अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ध्यान देना, इसका जलयोजन पूर्ण रूप से हो जाता है, तो संपूर्ण रूप से जलयोजित होते हैं। जल में डालने के बाद में क्या है, अपने आयनों में टूट जाते हैं।
अर्थात अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इनका जलयोजन आंशिक रूप से होता है। पढ़ा था ना मैं, आंशिक रूप से होता है, अर्थात ये अपने संपूर्ण आयनों में नहीं टूटते हैं, अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, संपूर्ण आयनों का परीक्षण देते हैं, अर्थात ये अपने संपूर्ण आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है, ये तो संपूर्ण आयनों परीक्षण दे देंगे और वो संपूर्ण आयनों परीक्षण नहीं देंगे। जैसे मान लो मेरे पास डबल चार्ज की बात करें, मेरे पास है क्रिटिकली K2SO4 Al2SO4 के 3.34H2, इसको अगर जल में डालने के लिए क्या करेगा, पोटेशियम का परीक्षण दे देगा, एल्यूमिनियम का भी परीक्षण दे देगा और सल्फेट का भी परीक्षण दे देता है, यानी संपूर्ण रूप से आयन होते। लेकिन यहां देखिए, मान लो मेरे पास है K4FeCN6, ये है इसका आयन। जल में डालेंगे तो पोटेशियम का टेस्ट देगा, लेकिन आपको कभी भी फेरस और साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसका यहां से आयनीकरण हो गया, लेकिन ये इसका क्या है, पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं हुआ है, संपूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं हुआ। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा हम कहेंगे, ये क्या है, इसका स्थायित्व केवल ठोस अवस्था में, इसका स्थायित्व कहां है, केवल ठोस अवस्था में। हम क्या लिखेंगे, इसका स्थायित्व है केवल ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका स्थायित्व है ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में, ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में होता है। मतलब ये ठोस अवस्था में इनको पहचान कर सकते हैं और विलयन दोनों प्रकार की अवस्थाओं में प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात करेंगे, इनकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक प्रकृति होती है। ये कैसे होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं। द्वितीय कैसे होते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, ये सभी आयनिक प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, आयनिक प्रकृति के। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये सभी उपसंयोजी प्रकृति के होते हैं। ये कैसे होते हैं, उपसंयोजी प्रकृति के, और ये कैसे होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं। एक में तो आयनिक बंध होता है, एक में कौन सा होता है, उपसंयोजी बंध पाया जाता है। ठीक है, और देखो नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो धातु है वो अपने क्या है, जो वास्तविक ऑक्सीकरण अवस्था है वही दर्शाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है इनमें धातु सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। सामान्य ऑक्सीकरण अपनी जो होती है, जैसे कहें कॉपर की 2 है, एक इसी प्रकार से जिंक की 2 है, ये प्रदर्शित करता है। जबकि इसमें क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, तो देखो इसमें 4 अंतर हमें जाने हैं। पहला अंतर हमने कहा, इसका जलयोजन कैसा था,
इसका जलयोजन पूर्ण रूप से होता है, हो जाता है। इसका जलयोजन है वो संपूर्ण रूप से नहीं, अगर इसको जल में डालेंगे तो ये अपने पूरे आयनों में टूट जाएगा, संपूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया फिटकरी का लिया, फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 के 3 और 24 H2O। इसको अगर आप जल में डालोगे तो ये पोटेशियम आयन एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन में बदल जाएगा, टूट जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये अपने को जलीय में प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ क्या है, आंशिक रूप से जलयोजन होगा, पूर्ण रूप से जलयोजन नहीं होता है, इसलिए क्या है ये आधे अधूरे टुकड़ों में ही टूटते हैं। फिर हमने कहा इसका स्थायित्व केवल ठोस अवस्था में, जल में तो भूल ही जाता है ना पूर्ण रूप से, तो इसका स्थायित्व रहेगा नहीं विलीन अवस्था में, तो केवल क्या है ठोस अवस्था में इसका स्थायित्व होता है। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, ठोस अवस्था और विलीन दोनों अवस्था में स्थायित्व रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बाध्य बात करेंगे, ये सभी आयनिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं। और ये कैसे होते हैं, उपसहसनी, इनके मध्य केंद्रीय परमाणु और अन्य परमाणु बीच में उपसहसनी बंध होता है, और यहाँ केवल कौन सा होता है, आयनिक बंध होता है। और ये इनमें जो केंद्रीय परमाणु है उसकी सामान्य ऑक्सीजन अवस्था होती है, जितनी होनी चाहिए वही होती है, और उसमें परिवर्तनशील होती है। कई यौगिकों में एक ज्यादा तो कईयों में कम होती है। सेम धातु होते हुए भी क्या है, ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब ये हो गया कि इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम अपना जो बिंदु था द्विप्लवन व संकुल यौगिकों में उसके मध्य अंतर, ये अपना पूरा हो जाता है। अंतर हमारे सामने ये है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लिया होगा। अब इसकी बात हम करते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, छोटी छोटी परिभाषाओं की बात करेंगे। इस प्रकार के जो लेसन है इसमें जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, कई बार एक नंबर का सवाल यहाँ से आ जाता है, उनकी बात हम करेंगे। टॉपिक रहेगा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द, यानी परिभाषित शब्द है या परिभाषित शब्दावली की बात हम करेंगे। अगला जो बिंदु है वो ये अपना ये रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द या संकुल यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द। अपना बिंदु है संकुल यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द। परिभाषित शब्द देखो हम ये पढ़ेंगे, अब जो इस बिंदु पढ़ेंगे वो ऐसे शब्दों की बात करेंगे जिनकी परिभाषा अपने को आनी चाहिए। जिनकी परिभाषा अपने को आनी चाहिए, आपको परिभाषा को रटनी पड़ेगी, आपको परिभाषा ध्यान देना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, परिभाषा आप अगर मेरी बात गौर से सुनोगे तो यही याद हो जाएगी, तो बोर्ड पर ही याद हो जाएगी। अगर आप नहीं सुनोगे तो रटने से भी याद नहीं होगी। इसलिए अगर आप केवल बोर्ड पर ध्यान दें, दाएं बाएं ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉपी अपनी खुली हुई रहे और जो शब्द आपको समझाया जाए उसको समझें और फिर उसकी परिभाषा बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ऐसा बताता हूं कि कोई भी मैं दो एग्जाम्पल संकुल यौगिकों के लिखता हूं, कोई भी अक्स वाई जेड, कैसे भी अपने को दो क्या लेने हैं, संकुल यौगिकों के एग्जाम्पल लेने। जैसे मान लो एक तो मेरे पास ये है K4Fe6N6, एक तो ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। चलिए एक ले लेते हैं, उसके बाद दूसरे की बात हम करते हैं। इसे संकुल यौगिक है। ये कैसा बेटा, संकुल यौगिक है। आपको इस संकुल यौगिक पर गौर से देखना है, ध्यान से समझना है। प्रत्येक चीज इसमें क्या क्या है वो ध्यान देना। देखो एक तो इसमें आपको बड़ा कोष्टक नजर आ रहा है, जिसको हम अपनी भाषा में गुरु कोष्टक कहते हैं।
ये तो कौन सा कोष्टक है बेटा, बड़ा कोष्टक, समझ में आ रहा है। ये तो कौन सा है, बड़ा कोष्टक है। कौन सा है, बड़ा कोष्टक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरु कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु कोष्टक। गुरु का मतलब बड़ा, ठीक है। तो बड़ा कोष्टक वाले भाग को तो आप समन्वय मंडल बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, समन्वय मंडल। याद रखिएगा, आपसे कोई पूछे समन्वय मंडल कौन सा है, तो आप केवल इतना ही देखोगे कि बड़ा कोष्टक कितनी दूर में है। बड़े कोष्टक यहां से लेकर यहां तक के भाग को क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल कहा जाता है। बात समझ में आ गई, नहीं आई, दोबारा देख लें। अपने पास क्या है, बड़ा कोष्टक, बड़ा यही है, बड़े कोष्टक वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, समन्वय मंडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समन्वय मंडल कहा जाएगा, ठीक है। अब इस बड़े कोष्टक से बाहर इधर और इधर क्या K4% है, इधर कुछ नहीं है। तो बड़े कोष्टक से बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, याद रहे, जैसे ये भाग है, ये भाग है, इनको क्या बोलेंगे हम, आयनिक मंडल कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको, आयनिक मंडल। याद रखिएगा ना, बड़ा कोष्टक को क्या हो गया, समन्वय मंडल। बड़ा कोष्टक को क्या हो जाएगा बेटा, समन्वय मंडल है। और बड़े कोष्टक से दाएं और बाएं कौन सा है, आयनिक मंडल है। दाएं और बाएं कौन सा है, आयनिक मंडल। अब देखो इसमें थोड़ा सा गौर करना, अगर ये कौन सा भाग है, इसका बायां भाग है, ये कौन सा है, बायां भाग है। अगर बाएं भाग में सदैव क्या रहेंगे, धनायन है, धनायनिक मंडल है। बाएं भाग में कौन रहता है, सदैव धनायनिक मंडल रहता है, धनायन रहता है। बाएं भाग है, बाएं में कौन सा रहता है, धनायन। और ये कौन सा बेटा, इसको हम बोलेंगे दायां भाग है। और दाएं भाग में कौन रहेगा, सदैव याद रखना, कौन रहेगा, ऋणायन रहेगा। दायां भाग में कौन रहेगा बेटा, ऋणायन। तो आपसे कोई पूछे आयनिक मंडल की परिभाषा बताओ, इसकी आयनिक मंडल की परिभाषा बताओ। इसकी परिभाषा पूछे तो आप क्या परिभाषा कहोगे, आप क्या कहोगे, संकुल यौगिकों में, ये क्या है, संकुल यौगिक है ना, तो आप क्या कहोगे, संकुल यौगिकों में बड़े कोष्टक, गुरु कोष्टक, बड़ा कोष्टक या क्या बोला, गुरु कोष्टक के दाएं और बाएं भाग को ही क्या बोलते हैं, आयनिक मंडल कहा जाता है। आयनिक मंडल की डेफिनेशन में क्या कहोगे, संकुल यौगिकों के दाएं और बाएं भाग में कोई क्या बोलते हैं, आयनिक मंडल कहा जाता है। बाएं भाग को धनायनिक मंडल और दाएं भाग को आयनिक ऋणायनिक मंडल कहा जाता है। ये परिभाषा याद हो जाएगी। दूसरी समन्वय मंडल की परिभाषा हम क्या कहेंगे, संकुल यौगिकों में, गुरु कोष्टक में या गुरु कोष्टक वाले भाग को क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल कहेंगे। गुरु कोष्टक में कौन कौन परसेंट है उनकी बात करो, ये और ये। जो संख्या लिखी हुई है, ये जो संख्या लिखी हुई है, संख्या को हम समन्वय संख्या कहेंगे, समन्वय संख्या कहेंगे। संख्या क्या कहेंगे, समन्वय संख्या कहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा, सीएन नंबर कहा जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितने संख्या लगी हुई है, संख्या किसकी है, लिगेंडों की है, लेकिन संख्या है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, या मैं कहूं समन्वय संख्या। अब देखो इसमें जो गुरु कोष्टक में जस्ट पहले, गुरु कोष्टक में जस्ट पहले जो परसेंट है उसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। याद रखिएगा, गुरु कोष्टक के जस्ट नजदीक है, इधर धनात्मक भाग से जस्ट पहले जो आएगा वो क्या आएगा, केंद्रीय धातु परमाणु आएगा। याद रखिएगा, कौन सा आएगा, केंद्रीय धातु परमाणु आएगा। और केंद्रीय धातु परमाणु सदैव डी ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा। कौन से ब्लॉक का रहेगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा, कौन, केंद्रीय धातु परमाणु। अब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा जो और प्रेजेंट है, जो ये भाग है, इनको क्या बोलेंगे हम, लिगेंड। क्या बोलेंगे बेटा, इनको हमें लिगेंड बोला जाएगा। इनको क्या बोलेंगे, लिगेंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लिगेंड। तो अपने पास देखो 4-5 परिभाषा के शब्द हुए, 4-5 परिभाषाओं तक बात की हमने। कौन कौन सी की, एक तो समन्वय मंडल की बात कर ली, एक समन्वय संख्या की बात कर ली, एक केंद्रीय धातु परमाणु की बात कर ली, एक आयनिक मंडल की बात कर ली। 4-5 परिभाषाओं के बारे में हमने बात की है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, एक एक परिभाषा के बारे में बात करते हैं। यहां चालू करते हैं, एक एक परिभाषा की चर्चा करते हैं। सबसे पहले
अपनी डेफिनेशन आएगी आयनिक मंडल। आयनिक मंडल सबसे पहले किसकी परिभाषा बेटा? आयनिक। तो आप याद करो आयनिक मंडल की परिभाषा क्या थी? आपने क्या था, बड़ा सा कोष्टक था, उसके इधर और इधर देन दाएं और बाएं भाग को क्या कहा था? आयनिक मंडल कहा था। क्या कहा था? आयनिक मंडल का। तो क्या परिभाषा होगी? संकुल यौगिकों में गुरु कोष्टक के दाएं और बाएं स्थित स्थान को ही क्या बोलते हैं? आयनिक मंडल। या हम क्या कहेंगे, देखो ये अभी हमने कहा था, वैसे क्या लिखेंगे, लिख देते हैं इसको, संकुल यौगिकों में, संकुल यौगिकों में गुरु कोष्टक, गुरु कोष्टक, गुरु कोष्टक के दाएं व बाएं भाग को, संकुल यौगिकों में गुरु कोष्टक से दाएं व बाएं स्थित भाग को, दाएं व बाएं स्थित स्थान या भाग को आयनिक मंडल कहते हैं। आयनिक मंडल कहते हैं। क्या परिभाषा होगी? संकुल यौगिकों में गुरु कोष्टक, बड़ा कोष्टक के दाएं व बाएं स्थित स्थान या भाग को क्या बोलते हैं? आयनिक मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अथवा लगाकर दूसरी परिभाषा बात करें। दूसरी परिभाषा क्या है? हमने गुरु कोष्टक को क्या कहा, एक तरीके को क्या नाम दिया है? समन्वय मंडल। तो हम क्या लिखेंगे? संकुल यौगिकों, संकुल यौगिकों में समन्वय मंडल के दाएं व बाएं स्थित भाग को क्या बोलते हैं? आयनिक मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं हम। ये नुकसान, ये बड़ा कोष्टक है, ये कौन सा बड़ा कोष्टक है? यहां लिखता हूं PP लिख देता हूं, यहां लिखता हूं NH3 लिख देता हूं, इसके 4 लगा देता हूं और Cl2 लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान देना, ये तो बड़ा कोष्टक है, ये तो समन्वय मंडल है, इधर मंडल, इधर वाला आयनिक मंडल, तो दोनों क्या है? ये आयनिक मंडल है, ये तो ऋणायनिक मंडल। ये तो बेटा कौन सा है? ऋणायनिक भाग है, ऋणायनिक मंडल है। और इधर होता तो वो, जैसे मान इसकी बात करूं मैं, K4 FeCN6, ये कौन सा होता है बेटा? इसको बोलते हैं हम धनायनिक, धनायनिक मंडल कहते हैं। ठीक है ना, ये कौन सा होता है? धनायनिक मंडल, और ये कौन सा होता है? ऋणायनिक मंडल होता है। ठीक है, याद रखना, एक तो कौन सा धनायनिक मंडल है और एक कौन सा ऋणायनिक मंडल है। आपको याद रखना, गुरु कोष्टक से दाएं भाग में वो तो क्या है? ऋणायनिक मंडल, और बाएं भाग में वो क्या है? धनायनिक मंडल है। और गुरु कोष्टक को छोड़ देना, गुरु कोष्टक के दाएं और बाएं दोनों भाग कैसे हैं? आयनिक मंडल है। ठीक है, तो पहली परिभाषा आपने कौन सी थी? आयनिक मंडल की थी बेटा। आयनिक मंडल हमने जान लिया क्या परिभाषा है, वो ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, 2 नंबर डेफिनेशन की बात करते हैं। पहली डेफिनेशन अपनी होगी आयनिक मंडल की। अब दूसरी डेफिनेशन हम बात करेंगे समन्वय मंडल। चलो अब बात करते हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, ठीक है। समन्वय मंडल की परिभाषा अपने से पूछा जाए, पूछे तो अभी हमने क्या कहा था? संकुल यौगिकों में गुरु कोष्टक वाले भाग को, संकुल यौगिकों में क्या? गुरु कोष्टक वाले भाग को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? समन्वय मंडल कहा जाता है। मैं ऐसा कह दूं कि जैसे मान लो मेरे पास यहां लिखता हूं K4 FeCN6, यहां से लेकर यहां तक का भाग,
इसमें कौन कौन प्रेजेंट है? केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड दोनों है, इसके अलावा और तो कोई प्रेजेंट नहीं है ना, इसलिए हम क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड को संयुक्त रूप से, दोनों को जोड़ देंगे, संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, संकुल यौगिकों में, संकुल यौगिकों में, संकुल यौगिकों में, यौगिकों में केंद्रीय धातु व लिगैंडों को सम्मिलित रूप से या संयुक्त रूप से समन्वय मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहा जाता है। जैसे किसमें हम क्या लिखेंगे, जिसे गुरु कोष्टक में लिखा जाता है, लिखा जाता है। क्या परिभाषा होगी, समन्वय मंडल की क्या परिभाषा है, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु, धातु व लिगैंडों को संयुक्त रूप से समन्वय मंडल कहा जाता है। लिगैंडों को संयुक्त रूप से समन्वय मंडल कहा जाता है। क्या कहता है, समन्वय मंडल कहा जाता है। जैसे हमने ये कहा, ये बड़ा कोष्टक है, यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समन्वय मंडल कहा जाता है। ठीक है बेटा, आपकी बात समझ में आ रही है। आप इसको क्या कहोगे, गुरु कोष्टक वाले भाग को क्या बोल दोगे, समन्वय मंडल, और गुरु कोष्टक के दाएं और बाएं भाग को क्या बोल दोगे, आयनिक मंडल कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की चर्चा हम करेंगे। तो देखो हम बात कर लेते हैं। अगली बात अपने पास है केंद्रीय धातु परमाणु की चर्चा। अपने पास 3 नंबर बात है केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहोगे, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, अब इस केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा जान लेते हैं क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, संकुल यौगिकों में संकुल यौगिकों में उपस्थित वह परमाणु, संकुल यौगिकों में उपस्थित वह परमाणु जो लिगैंडों द्वारा उपसहसंयोजी बंध द्वारा, जो लिगैंडों से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये हो गया, संकुल यौगिकों में उपस्थित वह परमाणु जो लिगैंडों से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहा
जाता है। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। हम क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, अतः है इसे ग्राही परमाणु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्राही परमाणु कहते हैं। ग्राही क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। ठीक है, दूसरी बात हम कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में डी ब्लॉक के तत्व के धातु या तत्व आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, कक्षक खाली होते हैं। वो कक्षक खाली होने के आसन से क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लूं, मेरे पास है ZnOH4 और यहां मैं क्या लिखूं 2-। ठीक है, अब इसमें मैं ऐसा कहूं कि आपसे कुछ पूछा जाए, बताओ केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, तो आप उत्तर दोगे ये केंद्रीय धातु परमाणु, क्योंकि जो गुरु कोष्ठक है उसके जस्ट पास वाला ये है, और ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा उपसहसंधि बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की बात हमने कर ली है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, आगे के वीडियो में, अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम लिगैंड के बारे में बात करेंगे, किलेट यौगिकों के बारे में बात करेंगे, किलेट लिगेंड के बारे में बात करेंगे, समूह बहुफलक के बारे में बात करेंगे, होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक संकुल के बारे में बात करेंगे, लिगेंडों के प्रकार का वर्णन करेंगे। ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।